CHSL टीयर 2, देखिए CHSL टीयर 2 का एग्जाम है 26 जून 2023 और इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो प्लीज बच्चों घबराइए मत, मैं आपको इस वीडियो में आपको छोटी छोटी बात समझाऊंगी और आपके जो भी डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं, दिमाग में चल रहे हैं, उन सब की क्लैरिटी हो जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि आप जो भी तैयारी करेंगे उसको बिल्कुल अपना बेस्ट दीजिए, बिकॉज मैं बारी बारी अपनी हर वीडियो में आपको यही समझाना चाहती हूँ कि आपके ऊपर दिग्गज लोग बैठे हैं, आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। तो अपनी इस पेपर की तैयारी के लिए अपना बेस्ट दीजिए, 7 से 8 घंटे का अपना एक रूटीन बनाइए जिसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो प्लीज उम्मीद छोड़ दीजिए, और अगर आप 7 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ रहे हैं, मैं मिनिमम बोल रही हूँ गाइस, मैक्सिमम नहीं बोल रही हूँ, मिनिमम इतना टाइम डिवोट कर रहे हैं अपने स्टडीज पर, तो आप इस पेपर को क्लियर करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ कुछ बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं, उनके मन में कुछ सारी ऐसी बातें हैं जो इसको मैं क्लियर करती हूँ। सो गाइस, दिस इज मानसी बजाज, योर कोच, योर मेंटर। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, जो आपका पेपर है वो सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और मैं उसको सेक्शन 4 ही बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ मैं अब ये बताऊंगी आपको। सेक्शन 1 में हमारा है मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, सेक्शन 2 में हमारा है GS प्लस इंग्लिश, सेक्शन 3 में हमारा है कंप्यूटर साइंस, एंड सेक्शन 4 में हमारी है टाइपिंग। ये क्लियर हो गया। अब हम एक एक सेक्शन लेके बात करते हैं और मैं समझाती हूँ कि सेक्शन में कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो कितने मार्क्स के होंगे और क्या नेगेटिव मार्किंग है। चलिए, जैसे है मैथ्स एंड रीजनिंग, ये ऐसे दो टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बहुत ही धुरंधर वाली प्रैक्टिस चाहिए। आप सोचो, मैंने फिर से बोल रही हूँ, आप सोचो पेपर पास हो जाएगा, नहीं, बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस करिए, बिकॉज ऐसे बहुत बार होता है कि बच्चों को आंसर्स आते हैं बट टाइम खत्म होने की वजह से वो अपना पेपर फिनिश नहीं कर सकते हैं, इसीलिए विद इन टाइम लिमिट की प्रैक्टिस जरूर करिएगा। 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके मैथ्स के, 30 क्वेश्चंस आएंगे आपके रीजनिंग के, और एक क्वेश्चन व्हाट इज द वेटेज ऑफ वन क्वेश्चन, दैट्स 3 मार्क्स। तो 30 into 3 90 मार्क्स, 30 into 3 90 मार्क्स, तो टोटल आपके 180 मार्क्स का फर्स्ट सेशन है। करेक्ट, बात समझ में आ गई है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? टीयर 1 में नेगेटिव मार्किंग थी 1/4 0.5 मार्क, टीयर 2 में मार्किंग है 1/3 का मतलब आप समझते हैं, जैसे एक क्वेश्चन 3 मार्क है तो 3 into 1/3, तो आंसर क्या आ गया 1। तो नेगेटिव मार्किंग है 1, अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे पास सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में है हमारे पास इंग्लिश एंड जनरल साइंस। जनरल साइंस है 20 मार्क्स की, इंग्लिश है हमारी 40 मार्क्स की। इसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 20 into 3 60, 40 into 3 120, अगेन टोटल आ गया 180। तो आपके पास सेक्शन 1 भी 180 मार्क्स का हो गया, सेक्शन 2 भी 180 मार्क्स का हो गया, टोटल हो गए 360 मार्क्स। अब आता है कंप्यूटर साइंस जो है। अच्छा, आपको जो टोटल टाइम है वो कितना मिलेगा? 2 घंटे 15 मिनट, 2 hours 15 minutes। अब बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें ये बात नहीं बताई जा रही है कि आप कोई भी सेक्शन, ऐसे नहीं कि चलो पहले मेरा इंग्लिश को मुझे आता है, वो मेरा स्ट्रांग है तो पहले इंग्लिश कर लेती हूँ, या मेरा मैथ स्ट्रांग है चलो वो वाला पेपर कर लेती हूँ। नहीं जी, सबसे पहले आपको फर्स्ट सेक्शन मैथ्स और रीजनिंग का पेपर दिया जाएगा, उसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, उसी 1 घंटे में आपको ये पेपर खत्म करना है। जब वो पेपर आप सबमिट कर दोगे, नेक्स्ट आवर में आपको इंग्लिश प्लस आपका GS का पेपर मिलेगा, 1 घंटा उसके लिए भी मिलेगा आपको। जब आप ये पेपर सबमिट कर दोगे फिर आपको कंप्यूटर साइंस का पेपर मिलेगा, वो है 15 मार्क्स का, ठीक है। अब 15 क्वेश्चंस में से 15 मार्क्स का नहीं, 15 क्वेश्चंस हैं और उसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क का ही है, तो 15 into 3 45 मार्क हो गए, ठीक है। अब
बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि यार क्या करना है कंप्यूटर, ये मेन सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, कंप्यूटर पढ़ने की क्या जरूरत है। भाई साहब, अगर आपने कंप्यूटर में मिनिमम, जो हमारी मिनिमम पासिंग है ना, वो 5 क्वेश्चंस की है, मतलब 5 × 3 15 मार्क्स। अगर आपके कंप्यूटर में 45 में से 15 मार्क्स नहीं आए, और मान लो आपके पूरे, मतलब आप बहुत ही दिग्गज हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपके सेक्शन 1 सेक्शन 2 में 360 में से 355 आ गए, 358 आ गए, अगर आपके इसमें इतने हाई मार्क्स भी आ रहे हैं और कंप्यूटर में आप फेल हो रहे हो, तो आपका ये फॉर्म, आपका ये पेपर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसीलिए कंप्यूटर में 15 में से 5 क्वेश्चंस का ठीक होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, नहीं तो बच्चे कंप्यूटर पढ़ेंगे ही नहीं, उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी। इसलिए 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना, सही होना इंपॉर्टेंट है। जब आपके ये तीनों टेस्ट हो जाएंगे, 1 घंटा 15 मिनट हो गए, 2 घंटा 15 मिनट। अब लोगों का सवाल आता है, मैम टाइपिंग टेस्ट भी उसी दिन होगा? हो सकता है, काफी हद तक यही चांस है। ये भी हो सकता है कि जस्ट पेपर खत्म होने के बाद आपको बुला लें, या आपको 1-1.5 घंटे का ब्रेक दें कि चलो आप लंच कराओ, या थोड़ा सा इजी हो जाओ, आप टायर्ड हो चुके हो, उसके बाद आपको बुला लें। उसके अंदर भी आपके टाइपिंग का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब आती है आपकी टाइपिंग टेस्ट की बारी। देखो, टाइपिंग टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टाइपिंग टेस्ट भी 2 मीडियम पर होता है, एक होता है इंग्लिश मीडियम, एक होता है हिंदी मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं, और ये पास भी करना जरूरी है। तो आपको ये चारों सेक्शंस की जानकारी मैंने ही बहुत अच्छे तरीके से समझा दी है। फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपके पास कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करें, मैं उसके ऊपर आपको जरूर आंसर दूंगी। अब तक मैंने आपको एग्जाम का जो पैटर्न आने वाला है उसके बारे में सब बता दिया है। अब उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। एज यू नो दैट आई एम एन इंग्लिश टीचर, और मैं उसके लिए एक ही बहुत ही बढ़िया पेपर लेकर आई हूँ। उस पेपर में आपको एक पैटर्न पता लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं एग्जाम्स में। तो यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आपने अपने लेवल पर, अपने हैंड पर प्रैक्टिस करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर को स्टार्ट करने से पहले आपको अपना सिलेबस क्लियर होना चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर ये पूरी लिस्ट में क्या सिलेबस आने वाला है वो दे दिया गया है। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्टिव, पैसिव और रिपोर्टेड स्पीच के रूल्स को याद रखना, बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रूल्स को मिक्स कर देते हैं। एक्टिव पैसिव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल डाल देते हैं, तो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब कर रहे होते तो एक्टिव पैसिव का रूल उसमें डाल देते हैं। तो ये प्लीज़ बिल्कुल मत करिए। अपने रूल्स पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप बनाइए। उसके बाद आप अपना कोई भी जो अगर आपका मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर है, उसको तब प्रैक्टिस करिए। पहले अपने आप को टॉपिक वाइज प्रो करें, उसके बाद ये पेपर करें, तभी फ़ायदा है, नहीं तो फ्रूटफुल नहीं है, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट है एक्चुअली। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, select the most appropriate option to fill in the blank. This visit will not interfere dash our plans. ऑप्शन है from, with, into, at. अब हमारी जो विजिट है, अगर किसी भी चीज़ का जैसे अगर आपकी कोई भी आपने कहीं जाना है और आपके कुछ प्लान्स हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं ना कि हमारी जो जहाँ हम कहीं जा रहे हैं तो उसके साथ जो हमारे प्लान्स हैं, उसके साथ मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, उसके साथ जो हमारे प्लान्स बने हुए हैं वो मतलब आपको दिक्कत नहीं देगा। सो दिस विजिट विल नॉट इंटरफेयर विद आवर प्लान्स। ठीक है, नेक्स्ट, select the most appropriate direct form of the given sentence. Direct form means direct speech आपको यूज करनी है। Taru told me that Avika was having her online cooking class then. सबसे easy trick से चलते हैं। then की जो डायरेक्ट स्पीच है वो होता है now changes to then। तो आप पहले तो देखें now कहाँ पर आ रहा है। now आया हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 पर और हमारे पास आया स्टेटमेंट नंबर 3 पर।
तो या तो हमारा आंसर 1 है या तो हमारा आंसर 3 है, 2 4 तो कट गए। अब तरु टोल्ड मी दैट अविका was having आपका कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो क्या आना चाहिए, इज हैविंग। देखिए इज हैविंग 1 में है कि 3 में है, 3 में है, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा 3। बाकी नहीं भी पढ़ेंगे, देखो बहुत कम टाइम है, इन्हीं ट्रिक से चलना है और पेपर को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब आपको इसमें इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर देना है। आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज हेल्प मी अरेंज दीज बुक्स ऑन द शेल्फ। जब भी वर्ड प्लीज आता है तो इनडायरेक्ट फॉर्म में आप रिक्वेस्टेड वर्ड जरूर यूज करते हो। आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड, पहले देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में है, 3 में भी नहीं है, 4 में भी नहीं है, तो सिंपली आपका आंसर क्या होगा, नंबर 2। स्टिल आगे देखो, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी अरेंज दीज का हो जाता है दोज बुक्स ऑन द शेल्फ। क्लियर है, ये छोटी छोटी ट्रिक यूज करनी है ताकि आपका पेपर जल्दी सॉल्व हो। नेक्स्ट, select the most appropriate word for the given group of words. 2 lengths of rope, wood or metal with cross pieces used for climbing up and down walls. यार ये तो सबसे सिंपल है, आप कभी भी किसी चीज में ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं तो वो क्या होगी, सीढ़ी, लैडर, तो आंसर इज लैडर। अब स्टेयर्स क्यों नहीं हो सकती, स्टेयर्स इसलिए नहीं, वो कह रहे रोप है, वुड है, मेटल है, सीढ़ियों में कुछ भी यूज नहीं होता, इसलिए आंसर क्या होगा, लैडर। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट। देखो कॉन्फ्लुएंस, स्ट्रेट, डेल्टा, एस्टुरी। डेल्टा तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि वो ट्रायंगुलर फॉर्म की एक लैंड होती है, आसपास रिवर्स होती हैं। एस्टुरी भी क्या होती है, एक माउथ, एक जो रिवर का बहुत बड़ा माउथ होता है और वो सी से जाकर मिल रही होती है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस वेयर 2 और मोर रिवर्स मीट। नेक्स्ट, select the most appropriate meaning of the given idiom to call the shots. to call the shots मतलब होता है आपने किसी भी इंसान को एक जिम्मेदारी दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो अगर आपने उससे रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो आप उसे के हेड, उसे के इंचार्ज को बुलाएंगे ना, यू विल कॉल दैट पर्सन ओनली। तो टू कॉल द शॉट मीन्स टू बी द पर्सन इन चार्ज, मतलब जो भी इंचार्ज है वही उससे कंसर्न, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे वो चीज़ें मैटर सॉल्व करेगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आप ध्यान रखिएगा रूल्स को। आवर टीम स्कोर्ड 350 रन्स इन द इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। आवर टीम क्या हो गया, सब्जेक्ट, हमारी टीम ने कितने रन स्कोर करे, 350, ऑब्जेक्ट है 350 रन्स, तो पैसिव में जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो 350 रन्स, 350 रन्स, अब आर है को वर, स्कोर्ड, स्कोर्ड मतलब ये पास्ट टेंस में, तो 350 रन्स वर। पहले तो देखो ये कहाँ पर है, हमारे पास है ये 2 में है, 3 में है, 4 में है, नहीं 2 में नहीं है क्योंकि वहाँ पर हैव है, तो ऑप्शन बच गया सिर्फ 3 और 4। 350 रन्स वर स्कोर्ड। बिकॉज मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, अगर आप एक्टिव टू पैसिव जाते हैं तो सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है पैसिव फॉर्म में। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो स्कोर, स्कोर्ड, स्कोर्ड, तो बस आगे भी नहीं पढ़ेंगे, हमारा आंसर क्या है, थर्ड। 350 रन्स वर स्कोर्ड बाय अ टीम इन द इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। तो जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाएंगे सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। अब आपका ईडियम क्या है, टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन मतलब ऑब्जेक्ट टू, इसका आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट टू। क्यों है ऑब्जेक्ट, मतलब अगर आप कोई भी एक्सेप्शन लेते हैं, टेक एक्सेप्शन मीन्स ऑब्जेक्ट टू, हम कहते हैं ना ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ऑब्जेक्ट मीन्स मैं इससे रजामंद नहीं हूँ, मैं इससे एग्री नहीं हूँ, तो इसका आंसर क्या है, ऑब्जेक्ट टू। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट डायरेक्ट फॉर्म। अगेन आपको इनडायरेक्ट फॉर्म दे रखी है, आपको डायरेक्ट चूज करना है।
Anshul told me that his mother was not at home and that she would be back the following day. देखो बहुत इजी है, द फॉलोइंग डे क्या होता है, टुमारो. तो पहले तो देखो टुमारो किसके सेंटेंस में है, नंबर 1 में है, नंबर 3 में है. तो हमारा आंसर या 1 है या 3 है. इससे पहले वुड आ रहा है, ठीक है ना, दैट शी वुड बी बैक. वुड किस में जरूरत है, विल में. विल किस में आ रहा है, नंबर 1 में. तो सीधी सी बात है यार, हमारा आंसर क्या हो गया, नंबर 1. फिर भी आप एक बार ही पूरा सेंटेंस रीड जरूर करें, बट अगेन ये छोटी छोटी ट्रिक से आप फटाफट से आंसर सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन एज ऑप्शंस. आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर. आपको वो पार्ट बताना है सेंटेंस में जहां पर एक एरर है, जहां आपको ये फील हो रहा है कि यहां पर गलती है. नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर. हमें पता है नो वन सब्जेक्ट एग्रीमेंट सबने पढ़ा हुआ है ना. नो वन के साथ क्या आता है, हमेशा हैज, हैव नहीं आता. तो हैव एवर इज दी करेक्ट, मतलब दिस इज द एरर बेसिकली. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, नंबर 2. तो ये एक पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है जहां पर गलती है. नेक्स्ट, अब हमारा क्वेश्चन आ गया पार्ट्स, सॉरी ये हम कर चुके हैं. नेक्स्ट पर चलते हैं. सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स. समथिंग ऑफ लिटिल वैल्यू और इम्पोर्टेंस. किसी भी चीज़ की जब कम इम्पोर्टेंस हो, कम वैल्यू हो, तो उसके लिए हम क्या करेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं. देखो करेक्ट आंसर है ट्रिवियल. ट्रिवियल का मतलब ये होता है उस चीज़ की कम इम्पोर्टेंस है या कम वैल्यू है. बिकॉज देखो स्कैंटी मतलब जब वहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल नहीं है. स्कैंटी रेनफॉल मतलब बारिश बहुत कम हो रही है, स्कैंटी है, ठीक है. उसकी वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे. कार्डिनल का मतलब होता है प्रीस्ट या कार्डिनल नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स में, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है. अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, ट्रिवियल. मतलब एक छोटी सी ट्रिक है, बट आपको हाँ इसमें ज़रूरी है कि आपको बाकी के जो वर्ड्स है उसका आंसर भी थोड़ा थोड़े उसके मीनिंग क्या हो सकते हैं आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट, parts of the following sentence are given as options. Identify the segment that contains a grammatical error. फिर से आपने एक वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस ढूंढना है जहाँ पर कुछ एरर है. फॉर एग्जाम्पल, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड. देखो उसमें सब्जेक्ट क्या है, मनी. हम किसके बारे में बात करें, मनी जो उसने इन्वेस्ट करी है. तो मनी यहाँ पर सिंगुलर नाउन है. सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज़ करते हो, वॉज वेस्टेड, ठीक है. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, तो गलत क्या दे रखा हुआ है, वर वेस्टेड. तो वर वेस्टेड की जगह क्या आना चाहिए, वॉज वेस्टेड. तो करेक्ट आंसर इज वर वेस्टेड, ठीक है. अब आपके पास बहुत सारे एक पैटर्न सेट हो गया है जहाँ आपको ये पता लग रहा है कि आपके पास किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट्स करें, मैं आपके सवालों का आंसर ज़रूर दूंगी. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सी यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम, सबसे ज़रूरी.